रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज होगी चर्चा। उत्सव प्रदेश वाला भाषण, 27 में फिर शासन। लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है। उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए विधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक पकड़े जाओगे आप। समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती है और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने। देखिए, अगर हमारे देश की बहुसंख्यक समाज सनातन संस्कार का न होता तो आज हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता का जो ध्वज फहरा रहा है वो नहीं फहरा सकता था। इसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो सनातन आस्था के मानने वाले लोग हैं वो जो है वो निश्चित तौर से हिंदुस्तानी है और हिंदू। मोहन भागवत जी का मैंने देखा समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं और जैसा जिस तरह का माहौल बनता देखते हैं उसी तरह के बयान उनके आ जाते हैं। एक बार अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। अखिलेश यादव के आरोप है कि पीडीए के वोट्स पर डकैती डाली गई है। उधर सदन में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को निशाने पर लिया और तंज कसते हुए कहा कि फर्जी वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी हल्ला मचा रही है। वहीं उन्होंने माफिया, गुंडाराज और कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार को आड़े हाथों लिया। और पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि उत्सव प्रदेश वाला भाषण, 27 में फिर शासन, इसी पर आज की महाबहस शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। सुधीर चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। फिर एक बार अखिलेश पर योगी प्रहार। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने माफिया राज, गुंडा राज, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश बोले एसआईआर में चुन चुनकर काटे गए नाम। जब से एसआईआर चल रहा है समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है, वो बीजेपी को भी घेर रही है। और इस बार भी अखिलेश यादव ने यही आरोप लगाया कि सपा के वोटर्स के चुन चुनकर नाम काटे गए हैं, साइन करने में घपला किया गया है। योगी का पलटवार, पीडीए इज इक्वल टू परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस बात को एक बार फिर से दोहराया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द सत्ता और उसके महत्वपूर्ण पद घूमते रहे जब सपा की सरकार थी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समीर सिंह जी, आप ही का रुख कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 2017, एक सरकार जो 2017 में चली गई और एक सरकार जो 2017 में बनी, तो क्या 2017 वाला आईना दिखाकर आप 27 में सत्ता में आना चाहते हैं? नहीं आस्था जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी विधान परिषद के अंदर बजट सत्र में भाषण कर रहे थे और उन्होंने अपने उपलब्धियों को गिनाया। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश का बजट आता है, हम अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। विकास के क्रम में उन्होंने अब तक जितनी बार भी बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश की बेहतरी और उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात माननीय योगी जी ने की है और उसको आगे बढ़ाने की बात की है। आज पुनः विधान परिषद में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा कर रहे हैं। जब बजट की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से हमने जो बजट का आकार बढ़ाया, लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश का बजट 2017 से आज 26 में हो गया। हमारे लोगों का, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनका विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के 10 ऐसी योजनाएं मैं कह सकता हूं जिसमें अग्रणी है। उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया है, हमने किसानों को सुविधाएं दी हैं, हमने फ्री बिजली दी है, हमने किसानों को पानी दिया, हमने खाद दिया, हमने बीज दिया। किसानों की दशा बदली। उत्तर प्रदेश में
नहीं, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है आस्था जी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सुबह उठते हैं और एक नया झूठ गढ़ के समाज के अंदर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका झूठ धराशायी हो जाता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि साहब निर्वाचन आयोग हमको सूची बता देता है। अरे भाई अखिलेश जी, आपको यही जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची ऑनलाइन है और आज निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया, कोई किसी को भी देख सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी, लेकिन उनका आरोप है कि साइन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, साइन में गड़बड़ी हो रही है। सुधीर चौहान जी हमारे बीच में सपा प्रवक्ता, सुधीर जी बताइए, आप लोगों ने तो ओपनली चुनाव आयोग को कह दिया कि आप भाजपा का झंडा लगा लो, क्यों? पहले तो मैं आज उत्तर प्रदेश के अभी किसानों की बात समीर सिंह जी कर रहे थे। मीरपुर हिंदू अभी यहाँ पर बिल्कुल लोनी विधानसभा का कल वहाँ पर लाठीचार्ज किसानों पर बहुत बेदर्दी से हुआ, तो किसान सब तो आप भूल जाइए। अगर किसानों के सारे मुद्दों की बात करें, और लगातार वहाँ पर महिलाओं पर लाठी बरसाई गई है, और लैंड एक्विजिशन के जितने धरने प्रदर्शन और जितने इश्यूज इस गवर्नमेंट में रहे, अच्छा था तो पूर्व की सरकारों ने आपको लैंड बैंक बनाकर बेच दिया, लैंड बैंक बनाकर दे दिया, जिसको आप बेच पाए पिछले 9 साल में। और उसकी कड़वी सच्चाई ये है कि लगभग 90 लाख मीटर जमीन आप गौतम बुद्ध नगर में बेचे, और यहां से आगरा तक सारा बेच के जो जमा पूंजी आपने पिछली सरकार की खाई है। बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, इनसे कोई डेटा ये बात का पूछने वाला हो कि इन्होंने कितना लैंड का एक्वायर किया, कितना इन्होंने डेवलपमेंट के लैंड को इनको अलॉटमेंट किया। दूसरी बात पे मुद्दे पे आता हूं, इनको केवल 2 ही बात अब याद रहती हैं। जब लोकसभा चलेगी तो वहां पर नेहरू और गांधी जी याद आएंगे, और जब विधानसभा चलेगी तो यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव याद आएंगे। इनको अपना करने के लिए, दिखाने के लिए इनकी डिलीवरी का डेटा जो बिल्कुल शून्यता की तरफ जाता है, ये 2017 का ही कंपैरेटिव हमेशा देंगे। और रही बात, आप कहते हैं बजट का वॉल्यूम बढ़ा देना, बजट का वॉल्यूम हमेशा बढ़ा है। आप मुझे इस देश में कोई ऐसा बजट बता दीजिए जो सीक्वेंसली ना बढ़ाओ। 10 साल में 1951 में देश आजाद हुआ, 500 करोड़ का बजट पूरे भारत का हुआ करता था, आप 4 से 9.5 पे ले आए, 9 करोड़ 12 लाख पे ले आए, और उसमें भी 2 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। कहां से वो पैसा आएगा? और इस सरकार का जो कर्ज का जो पैसा आप यहां पर उन वोटों को लुभाने के लिए लगातार आप उसको खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपकी जवाबदेही भी तय होगी। समीर जी काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अंशु अवस्थी जी का रुख करूंगी, बोलिए। आस्था जी अभी ये नोएडा की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार की लैंड बैंक उपलब्धि नहीं है, भ्रष्टाचार उपलब्धि है। नीरा यादव और यादव सिंह, 2 नाम आपको याद होना चाहिए चौहान साहब। नीरा यादव किसकी थी, जेल जाना पड़ा नीरा यादव को भ्रष्टाचार। यादव सिंह से पैसा कौन वसूलता था, जेल जाना पड़ा उनको। नोएडा के मामले में यादव सिंह को भ्रष्टाचार में किसको पैसा देते थे आपको पता है, नीरा यादव को जेल जाना पड़ा। दूसरा, किसानों की बात पर, मोहिउद्दीनपुर की क्षमता किसने बढ़ाई? माननीय योगी जी ने। चौधरी चरण सिंह के साथ आपने छल किया, उनके जन्मभूमि रामाला की क्षमता किसने बढ़ाई? 500 करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लैंड एक्विजिशन की बात कर रहा हूं, जो लगातार लाठियां उत्तर प्रदेश में आप बरसा रहे हैं। ये कल लाठियां किसने बरसाई हैं? आप बजट के आकार की बात करते हो, आप उत्तर प्रदेश के जीडीपी की बात करो, आप उत्तर प्रदेश के ओडीओपी की बात करो, आप प्रधानमंत्री आवास की बात करो, आप शौचालय की बात करो, आप बिजली की बात करो, आप किसानों के खाद और बीज की बात करो। आपकी सरकार में डंडे मिलते थे चौहान साहब, आज किसान को खाद और बिजली मिल रही, पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है किसानों के ट्यूबवेल के लिए, उनकी फसल खरीदी जा रही है, उनके साथ न्याय कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हम तरक्की पर ले जा रहे हैं चौहान साहब। और आपके पास 2 चीज है, नीरा यादव, मेट्रो को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। चलिए 10 सेकंड, उसके बाद आप एक जगह की मेट्रो की बात कर रहे हो, हम 5 शहरों की मेट्रो की बात कर रहे हैं। लखनऊ में हमने विस्तार किया। चलिए अभी समय, अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोग तैयार रखिए, जनता इस पर फैसला करेगी। समीर जी रुक जाइए समीर जी, नहीं एक सेकंड, इस तरह समीर जी रुकिए, पीसीआर एक सेकंड, ठीक है रुकिए। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। अंशु अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है कि बसपा से हमारे संबंध अच्छे हैं, अब इसे किस तरह देखा जाए? आप भी बहुत कोशिशों में थे कि किसी तरह बसपा के साथ आपका गठबंधन हो जाए, कहीं ना कहीं भीतर खाने इसकी भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी कहती है, वो ये भी याद दिलाती है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांशीराम जी के साथ काम किया था। देखिए आस्था, हम सबका उद्देश्य तो एक ही है कि इस देश के संविधान को बचाना है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने मोहर लगाई, जो संविधान बचाने निकले थे, आप देखिए उनको जिताने का काम उत्तर प्रदेश में किया।
इंडिया गठबंधन 43 सीट पाता है, बीजेपी जो है नीचे खिसक के चली जाती, जिसको 73 सीट मिली थी, कभी 67 सीट मिली थी। समीर जी कह रहे थे कि बजट पेश किया इन्होंने, 9,12,000 करोड़ का बजट है। इनसे पूछिए कि इस बजट में नई योजनाएं कितनी, नई योजनाएं तो सिर्फ 43,000 करोड़ की है, 5% से भी कम। तो क्या उत्तर प्रदेश में विकास पूरा हो गया? माननीय उच्च न्यायालय ने अनुदेशकों के मामले में सीधे सरकार को आदेश दिया कि आप पूरा दिन उनका लेते हैं, पूरी समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, आप उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 करिए और 2017 से एरियर दीजिए। इस बजट में अनुदेशकों के बड़े मानदेय को लेकर और एरियर को लेकर कोई इंतजाम नहीं। किसानों को जो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, ये झूठ बोलने चैनल पर बैठ के, इनकी सरकार ये बजट उठाकर देख ले, मेरे पास है बजट, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पिछला जो बजट झूठ बोल रहे हैं अंशु जी, किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त हमने दिया, ट्यूबवेल के लिए हमने पैसा दिया है, हमने बजट में घोषणा किया, हम उनको लाभ दे रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो। किसानों के बिजली का पैसा सरकार दे रही है, ट्यूबवेल उनका फ्री है। आप कैसी बातें कर रहे हो अंशु जी? पढ़ के आओ ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप विपक्ष में हो, आप आलोचना करो, लेकिन बजट तो पढ़ लो। किसानों के ट्यूबवेल की बिजली फ्री है, आप जानकारी करो अंशु जी। ऐसे झूठ तो मत बोलो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो। अंशु जी चेक करिए, आपकी तरफ से म्यूट नहीं ऑडियो। कैसे खर्च? अब आस्था जी दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि अंशु जी को बजट को पढ़ना चाहिए, अंशु जी को बजट को पढ़ना चाहिए और बजट पे फिर उनको आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने बजट नहीं पढ़ा। ज्यादा ब्राह्मण सरकार में हुई, जातिवादी मुख्यमंत्री जाति देकर राजनीति कर रहे हैं। प्रमिला दीक्षित का कानपुर में घर जला दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, लेकिन अगर कोई सजाती उनका अगर होता है तो वो तुरंत चले जाते हैं। अरे अंशु जी, आज बजट पर चर्चा कर लो, हम अपराध पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। हम अपराध पर भी चर्चा इस नाते करने को तैयार हैं कि आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे हैं अंशु जी। आपके नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती थी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ये पॉइंट आप मेंशन कर चुके हैं। अंशु अवस्थी जी आप भी रुकिए। नवल कांत सिन्हा जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार, यही सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं कि 2017 में एक पार्टी की सरकार चली गई, एक पार्टी की सरकार आई, तो क्या 17 वाला आईना 27 में काम आएगा? 17 से लेकर 27 तक सरकार के पास क्या बड़े मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष बड़ा बनाने की 27 के लिए उनके सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? नवल कांत जी देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जो चुनाव हो रहे थे तो एक सरकार आती थी और उसके बाद जब चुनाव होते थे तो सरकार बदल जाती थी, दूसरी सरकार आती थी और कोई मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पा रहा था, एक लंबा शासन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें न केवल बीजेपी रिपीट करती है बल्कि भारी संख्या में सीट लेके आती है, तो जाहिर सी बात है ये झटका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पूरे विपक्ष को लगा था कि ये सरकार रिपीट कैसे हो गई। लेकिन एक उम्मीद जगी उनको उस समय जब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जीत हासिल हुई, जीत क्या कहेंगे, ज्यादा सीटें हासिल हुई समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी और उम्मीद इस वजह से भी जगी है और उसकी रणनीति तय करने में भी उनको आसानी हो रही है। वो रणनीति इस लिहाज से है कि जो नैरेटिव तय हुआ था कि देश का संविधान बदला जा सकता है और उसका असर हुआ था और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सीटें कम हुई और बल्कि फुल फ्लैज मेजॉरिटी की सरकार नहीं बन पाई, उसकी वजह उत्तर प्रदेश हुआ। और अब जो विपक्ष है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और लगातार जिस तरह के आरोप लगा रहा है वो ये दर्शाते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे बीजेपी और एसआईआर का जो मुद्दा उठाया वो भी इसी से जोड़ा है, जब कहा गया कि भाई चुनाव आयोग को तो झंडा ही भाजपा का लगा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये लगातार जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जिसपे चुनाव आयोग भी है, ईडी है, सीबीआई, ये सभी पे ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ये बीजेपी इनको टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है और अगर इस तरह के नैरेटिव आगे बढ़ते हैं तो विपक्ष को लग रहा है कि वो इनके लिए एक बढ़िया रिजल्ट होगा।
सकता है। जी ठीक है आस्था जी, सुधीर चौहान जी। आस्था जी, 2-3 चीजें हैं ऐसे। 17 के बाद 22 आता है, 22 के बाद एक 24 आता है। एक तो ये मैं आप सब लोगों के एक लिए तो 24 टाइमर में लगा रही हूँ 20-20 सेकंड का। एक बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये 24 को भी याद रखें। सबसे पहली बात तो इनको 24 याद रखना चाहिए। और जहां तक इनके मुद्दों की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो 2017 से पीछे के ही बात करेगा, 17 के उससे, क्योंकि इनके पास करने के लिए, दिखाने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये उत्तर प्रदेश में डिलीवरी की बात करते हो। इन्होंने जो हाफ हमारे चीजें थी डेवलपमेंट की, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने कन्वर्ट करके केवल वहां पे कभी फीता काटा और पत्थर लगाए। पत्थर से लगाने के सिवा इन्होंने कोई काम नहीं करा। चलिए 20 सेकंड पूरे। अंशु अवस्थी जी। बीजेपी के पास कोई उपलब्धि 10 साल की नहीं है। अगर होती तो मुख्यमंत्री जी दिन रात जाति धर्म देखकर कार्रवाई न करते, न धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो भी लोग हैं, जिनसे भी वादे हुए, चाहे नौजवान हो, किसान हो, आम आदमी हो, सभी पीड़ित है। झूठ चलने वाला नहीं है। ठीक है समीर जी, जवाब आपका। आस्था जी, 2 बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को याद किया और कहा काशीराम जी एक साथ काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, उनके नेता को बताना चाहिए कि 1993 में जब मुलायम सिंह ने समर्थन वापस लिया था तो गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ था, मायावती की हत्या करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था, क्यों किया था? क्या एक दलित के बेटी को जान से मारने का अधिकार उस समय समाजवादी पार्टी के गुंडों को था? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का विकास सभी क्षेत्रों में हुआ। उत्तर प्रदेश 1 दर्जन योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है। किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। 13 से आज हम 46 मेडिकल कॉलेज से ऊपर क्रियाशील हो गए। हमने 2 एम्स बनाया। आस्था जी, हम एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गए। हम सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का प्रदेश हो गए हैं। हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे निरंतर तेज गति से बढ़ रहा है। सुधीर जी कह रहे थे कि हम फीता काट, अरे हम पूछना चाहते हैं आपने कितने एक्सप्रेसवे बनाए थे? चलिए अब जवाब सुनते और हैं। हमने कितने बनाए? बताइए। प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हम अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, हम गरीबों की शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में सुन भी लिया कीजिए, बोलते बोलते चले जाते हैं, फिर डिबेट में मजा नहीं आता। एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो है हमने करी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, उससे पहले बहन जी ने यहाँ से 0 पॉइंट से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनवाया। तो हमें ये ना बताएं कि एक्सप्रेसवे और मेट्रोज कैसे बनती हैं। हमने कितने बनवाए? समीर जी सुनिए, हमने कितने बनवाए? आप बीच में बोलने हमने लगते हैं। पूर्वांचल बनवाया, हमने लिंक बनवाया, हमने गंगा एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने डिफेंस कॉरिडोर बनवाया, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने 5 बनाए। सुधीर जी 5 बनाए, 5 बनाए, सब लाउड हो जाएंगे। आप 1 बनाए, आपके दम निकल गए, भ्रष्टाचार किया आपने। हमने 5 बनाए। जीएपीएल कंपनी हमने 5 बनाए, आपके छजारची टोल से लेकर 5 बनाए। पूरे उत्तर प्रदेश में टोलों का माफिया जो आपने पैदा करा है वो आपने पैदा करा है। और हमने 5 बनाए। ये इसके लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे तू मैं के लिए। सुनिए, बात अब एसआईआर पे कर लेते हैं। एसआईआर के 3 फेज में आस्था जी एसआईआर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले स्कैनिंग होनी थी, स्कैनिंग हुई। सिग्नेचर से घपला हुआ, कैसे वो समझाइए उसको। सिग्नेचर का घपला मैं बताता हूं। सिग्नेचर का घपला कैसे हुआ? दरअसल क्या है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने सिग्नेचर के बिहाफ पे, जहां पे सिग्नेचर मिसमैच की बात हो, चाहे वहां अंगूठा लगाने की बात हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब आप देहात क्षेत्र में जाएंगे, मैं रोजाना एसआईआर पे काम करवाया, मैं जानता हूं उसकी क्या। और सबसे बड़ी बात, छोड़िए इन बातों को, एसआईआर का फर्स्ट फेज हुआ, एसआईआर में स्कैनिंग हुई। एसआईआर के सेकंड फेज में जाके आपने फॉर्म 8 फॉर्म 6 को भरवाया, उसके बाद उसको डेटा का इनकॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद नोटिस का देखिए आप 25 से 30% एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटिसों का निकाल देना और नोटिस का निस्तारण का देखिए। या तो नोटिस मैं ही कोई गलती कर रहा हूं और मैं ही उसकी पैरवी कर रहा हूं। भी है कि नोटिस सिर्फ पीडीए के वोटर्स को नहीं रास्ता जी, मैं कुछ और बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है मैंने कोई गलती की है तो उसका जो चेक लेवल है वो सेकंड लेयर का होना चाहिए। इन्होंने पहले नोटिस दिए, 25 से 30% हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटिस बांटे और नोटिस बांटने के बाद उसके निस्तारण का काम भी उन्होंने बीएलओ को ही दे दिया है। या अगर आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, तो कम से कम आप किसी प्रोसेस को इनिशिएट करने पहले से उसके प्रोस एंड कॉन्स को देख लिया कीजिए। आप प्रोसेस को अडहेयर किया कीजिए। जो मन में आता कर देंगे। शुरू से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एसआईआर जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या वोटर लिस्ट लॉक हो जाएगी? उसके बाद किसी का नाम अगर छूट गया है या फिर वोट ट्रांसफर या फिर वो ट्रांसफर्ड है,
ऐड तो बाद में भी कराया जा सकता है ना। एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। बंद क्यों नहीं कर रहे? अगर किसी को लग रहा है कि वो बाहर है तो ऐड तो आप बाद में भी करा सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन प्रोसेस है। लेकिन अब 4 करोड़ मतदाता कट रहे थे और एसआईआर बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। इनको वोट लूटने की पद्धति से दिक्कत है। ये जो वोट लूटते थे, वोट का डाका डालते थे, एसआईआर के बाद वो बंद हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कन्नौज में नीरज तिवारी का गला कैसे कटा था? उस नीरज तिवारी ने कन्नौज में छिबरा मऊ में सिर्फ ये कहा था कि फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, नीरज तिवारी का गला काट दिया गया था। कौन काटा था गला नीरज तिवारी का? आप वोट के डाके डालते थे, आप वोट चोरी करते थे, आप बूथ कैप्चरिंग करते थे, कोई मना करता था तो उसका गला काटते थे। अगर वोट एसआईआर के माध्यम से मतदाता चूसी शुद्ध हो जाएगी, शासन करने के बाद भी कोई सुशासन नहीं है आपके ऊपर। डाल पाएंगे और ये जो क्राइम के डेटा की बात करते हैं ना, आप समाजवादी पार्टी का एनसीआरबी का डेटा निकालिए, सबसे ज्यादा दहेज की हत्या, सबसे ज्यादा बलात्कार के केस, सबसे ज्यादा बच्चे मिसिंग के केस पूरे उत्तर प्रदेश किसने काटा था? चौहान रुक जाइए समीर जी, रुक जाइए साहब, नीरज का गला किसने काटा था? सुधीर चौहान जी शांत हो गए हैं, समीर जी आप भी शांत हो जाइए। अंशु अवस्थी जी हैं और उनके साथ थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट ये है कि उनके साथ अगर कोई बोलने लगता है तो उनकी ऑडियो चली जाती है, इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन की 25 सेकंड उनकी बात आप सुन लीजिए। अंशु अवस्थी जी। देखिए, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें अभी भी कर रहे हैं। 10 साल हो गए, एक अच्छा खासा समय हो गया, लेकिन आज तक आप ये नहीं बता पा रहे 5 नए काम कि आपने क्या नया काम किया। आप प्रदेश की राजधानी देख लीजिए, लखनऊ। हम शांत हो जाइए समीर जी, उनकी आवाज चली जाएगी, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, वहीं रास्ते में रुक जाइए, आपको समय मिलेगा बोलने का। पीसीआर 20 सेकंड अंशु अवस्थी जी, हाँ बोलिए। की जो समस्या है, किसानों को मुफ्त बिजली की बात हर बार होती है। आपने पिछली बार 400 करोड़ बजट में दिया था कि हम स्कूटी देंगे। उत्तर प्रदेश की एक भी बहन बेटी को स्कूटी नहीं मिली, बजट सरेंडर हो गया। 1.25 लाख करोड़ का घाटा है, आप उसके बारे में नहीं बता पा रहे। तो तमाम आप ही चलिए, कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, लो ना कागज का, आज तक इनसे आप लिखो, मैं 500 काम आपको गिना सकता हूँ। तो सिर्फ 5 गिना दो, 5 काम नहीं गिना पाएंगे। 500 गिना दूंगा, आप नाम नोट करो कागज। क्या क्या किया है उसका लंबा भाषण आपके पास भी है, 5 एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, ये जनता को तय करने दीजिए। 5 एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, प्रत्येक मंडलों में हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं कृषि विज्ञान केंद्र भी हमने खोले हैं किसानों की सुविधा के लिए। नोट करो आस्था जी, हम इनको काम नोट करा रहे हैं, इनको नोट ठीक है, अभी आगे समय मिलेगा आपको। पीसीआर जरा 20 सेकंड ऑडियो मैनेज करिए, 20 सेकंड। हाँ नवल कांत जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कहीं ना कहीं आप देखिए कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम जो महिला पेंशन स्कीम चल रही है या विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम इसको इतना बढ़ाएंगे, हम उसको उतना बढ़ाएंगे। तो आने वाले चुनाव में भी जाहिर सी बात है महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाली हैं और सभी पार्टीज की नजर भी है। तो बड़े बड़े ऐलान संभव है। स्कूटी का जिक्र कर ही रहे थे अभी अंशु अवस्थी जी। जी हाँ, निश्चित रूप से बड़े बड़े ऐलान होंगे और फ्रीबीज का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ हर चुनाव में होता है, तो ये चुनाव उससे अछूता नहीं होगा। दोनों ही तरफ से इस तरह के वादे किए जाएंगे। देखिए, अब धीमे धीमे उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है और चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां चाह रही कि एज लेके चले, थोड़ा सा आगे नजर आए, तो उसके लिए रणनीति तय हो रही है। और ये भी रणनीति तय हो रही है कि कौन कौन गठबंधन में रहेगा, कौन गठबंधन में नहीं रहेगा। इसकी भी अंदर खाते जो है बातचीत बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे कि समाजवादी पार्टी स्वाभाविक रूप से पास रहते हैं और लोकसभा चुनाव साथ भी लड़ा था, लेकिन अगर मायावती इसमें एंट्री ले लेती है यानी समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन हो जाता है, तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव मायावती ने मिलकर लड़ा था समाजवादी पार्टी से, तो उनकी 0 से 10 सीटें हो गई थी, तो एक बड़ी जीत थी। हालांकि समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह 5 सीटें पाई थी, तो जाहिर सी बात है ये गठबंधन बड़ा मजबूत हो सकता है। दूसरी बात, तो ये जो जाति की राजनीति पूरे देश में शुरू हुई, इधर पीडीए की और इधर जो यूजीसी का मुद्दा आया, तो बीजेपी के सामने भी संकट खड़ा हुआ। तो ऐसे में जातियों का समीकरण बैठाना एक रणनीति का हिस्सा होगा, क्योंकि पिछड़ों दलितों की बात तो सभी लोग करना है, लेकिन एक वोट बैंक है, खासतौर से जो ब्राह्मण वोट बैंक है
वो किधर शिफ्ट होगा, वो किस तरफ जाएगा, इस पे भी नजर रखी जा रही है। कोई भी सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, लेकिन हर दल चाहते हैं कि जो ब्राह्मण वोट है उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि ब्राह्मण वोटर या अगड़े वोटर जो है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, चुनाव का माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और रिजल्ट कन्वर्ट करने में भी। तो जाहिर सी बात है ये रणनीति भी ध्यान में रखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। समीर सिंह जी, अखिलेश यादव ने इशारों में कहा है कि बसपा से दोस्ती के संकेत उन्होंने दिए हैं। कहा है बहुजन समाज पार्टी और सपा का रिश्ता पुराना है, नेताजी ने कांशीराम जी के साथ काम किया। अब इसे आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखिए आस्था जी, वही तो मैं कह रहा था कि नेताजी ने कांशीराम के साथ समझौता किया और फिर मायावती की हत्या करने का प्रयास किसने किया? 1993 में सरकार गिर गई, हत्या करने का प्रयास मायावती का किसने किया? और मायावती ने मुकदमा दर्ज कराया। 2019 में गठबंधन मायावती से किसने किया? पैर छुए मायावती को, और फिर अखिलेश यादव ने 19 के चुनाव के बाद जब हार गए तो गाली किसने दिया मायावती को? अखिलेश यादव ने। मैंने नहीं गाली दिया, मैंने नहीं गाली दिया। 1993 के बाद 2019 आ गया। अच्छा, अपने मुंह से बोल दिया आपने, कहा मेरे पास कि आपने अपने मुंह से बोल दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने 1993 को 2019 से खुद ही काउंटर कर दिया। में आपने किया था ना, दूसरी बात रही बात माननीय काशीवर और 19 में मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति जिसने समाज के लिए कार्य किया तो माननीय काशीराम जी ने किया, और दो बड़े व्यक्तित्व। ठीक है, आप गठबंधन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको फेल कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है? चलिए तो बसपा किसके पाले में चली जाए, ये कोशिशें कांग्रेस ने भी की, समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसे संकेत दे रही है, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो तो ये मानते ही हैं कि अगर इंडिविजुअली बसपा चुनावी मैदान में उतरती है तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। बहरहाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले अपने अपने सियासी समीकरण सब लोग साधने में और फिट करने में जुटे हैं। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब जुड़े रहिए हमारे साथ।